तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की असली कहानी। सिर्फ स्पार्कल वाली हेडलाइंस नहीं, बल्कि हर वो रियलिटी जो नंबर्स, डील्स, वैल्यूएशंस और कभी कभी फेलियर से बनती है। $1 बिलियन की कंपनी जो भी बन जाती है उसको हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग इस इकोसिस्टम को समझते हैं तब हम लोग को समझ में आता है कि यूनिकॉर्न होना तो सिर्फ एक शुरुआत है। उसके बाद का गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद का एग्जिट, ये हर चीज मायने रखती है। इसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा सिंपल है। ये सब तब शुरू हुआ जब बहुत सारे फाउंडर्स ने ये नोटिस किया कि इंडियन कंज्यूमर एक बहुत बड़ा मार्केट है। 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर एक ऐप स्टार्ट किया जिसका नाम था फ्लिपकार्ट। पहले तो उन्होंने बुक्स बेची, फिर कैटेगरी बाय कैटेगरी स्केल किया। फ्लिपकार्ट का राइज एक प्रूफ था कि इंडिया में टेक्नोलॉजी लीडिंग बिजनेस आगे चल के बहुत ज्यादा स्केल कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल लोगों को पसंद आने लगा था। फ्लिपकार्ट ने बहुत कम समय में इंडिया में अपना बहुत बड़ा मार्केट बना लिया था और यही वो फेज था जहां से एंजल फंडिंग और डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल्स एक्टिव होने लगे थे। इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम का पहला रियल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यहीं से आया। लेकिन 2014 के आसपास कुछ स्ट्रक्चरल चीजें बदली। 4G और स्मार्टफोन एडॉप्शन ने लोगों को इंटरनेट में काफी ज्यादा एक्टिव कर दिया था। लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्केल को इनेबल कर दिया था। और इसी दौर में ओला, ओयो, पेटीएम और बाकी फिनटेक कंपनीज ने ह्यूज यूजर एक्विजिशन पर फोकस किया। ये वो वक्त था जब यूनिट इकोनॉमिक्स को नजरअंदाज करके मार्केट शेयर कैप्चर को प्रेफरेंस दिया गया। इन्वेस्टर्स ने ग्रोथ को प्रीमियम दिया। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे जनधन, आधार लिंकिंग और स्टार्टअप फ्रेंडली नैरेटिव्स ने इसको मोमेंटम दे दिया था। इंडिया के इतने बड़े मार्केट और बढ़ते स्टार्टअप्स को देख के ग्लोबल वेंचर कैपिटल लिक्विडिटी ने इंडिया को टारगेट किया। यूएस और अदर क्रॉसओवर फंड्स ने इंडिया में लार्ज चेक्स डालना स्टार्ट कर दिया था। 2018 से 2021 के बीच बहुत सारी कंपनीज ने $1 बिलियन वैल्यूएशन को क्रॉस किया और तभी 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% स्टेक को खरीदा और इसी बात ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। 2020-21 के वक्त कोरोना पैंडेमिक ने डिजिटल एडॉप्शन को एक्सेलरेट किया, लेकिन इस बढ़ती तेजी के साथ एक प्रॉब्लम भी आई। कुछ बिजनेस फंडामेंटल्स की जगह ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट की रेस में फंस चुके थे। कोरोना वेव ने ऑनलाइन लर्निंग, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी और अदर फिनटेक सर्विसेज की डिमांड को एक्सप्लोड कर दिया था। इन्वेस्टर्स ने इस पैंडेमिक ड्रिवन एडॉप्शन को लॉन्ग टर्म ट्रेंड मान लिया था और अपने इन्वेस्टिंग राउंड्स बढ़ाते चले गए थे। ये वो दौर था जहां कंपटीशन काफी ज्यादा इंटेंस था। स्टार्टिंग में तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कंट्रोल में लग रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि रिटेंशन और यूनिट इकोनॉमिक्स पर लॉन्ग टर्म फोकस काफी कम रहा है। जिसका रिजल्ट्स क्या हुआ? बहुत सारी कंपनीज ने तो एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल को फॉलो किया, लेकिन अदर साइड में देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने बर्नआउट रेशियोज को बढ़ा दिया था। लेकिन 2022 के वक्त जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़े और कैपिटल थोड़ा टाइट हुआ तो कुछ हाई वैल्यूएशन कंपनीज को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जिसका बेस्ट एग्जांपल है बायजूस। बायजूस एक समय की वर्ल्ड्स लीडिंग एडटेक कंपनी थी जिसका पीक वैल्यूएशन $22 बिलियन रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन एग्रेसिव एक्विजिशंस, हाई लेवरेज और गवर्नेंस गैप्स की वजह से 2024 में इंसॉल्वेंसी और लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई थी। इसका एक इफेक्ट ये हुआ कि इन्वेस्टर्स अवेयर और रेगुलेटर्स स्ट्रिक्ट हो गए थे। प्राइवेट मार्केट ऑप्टिमिज्म को पब्लिक मार्केट डिसिप्लिन ने चैलेंज कर दिया था। मिड 2025 तक इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनीज का काउंट 120 प्लस हो गया है। डिफरेंट ट्रैकर्स अलग अलग नंबर देते हैं, लेकिन इंक 42 और ट्रैक्सन ने अपनी रिपोर्ट्स में 120 प्लस यूनिकॉर्न कंपनीज का जिक्र किया है। मार्च 2025 में यह बताया गया कि बहुत सारी नोटेबल यूनिकॉर्न कंपनीज और उनके आईपीओज आए हैं। इसमें से पहली आती है पोर्टर, जो ऑन डिमांड लॉजिस्टिक्स कंपनी है और इसने रेस किए $200 मिलियन और इसी वजह से वो $1.2 बिलियन वैल्यूएशन के साथ यूनिकॉर्न कंपनीज के क्लब का हिस्सा बन चुकी है। और दूसरी आती है जंबो टेल, अ डाटा सेंट्रिक कंपनी which raised $120 million and became unicorn company in mid 2025 after factoring the recent acquisitions। ये 2025 स्नैपशॉट्स बताते हैं कि यूनिकॉर्न काउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट अब एग्जिट रूट यानी आईपीओस पर भी अपनी तगड़ी नजर रख रहा है, विच इज अ मैच्योरेशन साइन। लेकिन सोचने वाली बात है,
फाउंडर्स क्यों एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं? क्यों कुछ यूनिकॉर्न्स गिरते चले जा रहे हैं? एक कॉमनली कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस है, कुछ ऐसी चीजें जो फेल होने पर नजर आई हैं। पहला है एग्रेसिव एंड पुअर इंटीग्रेटेड मर्जर एंड एक्विजिशंस, जिसका बेस्ट एग्जांपल है बायजूस। बायजूस ने बहुत सारे हाई वैल्यू एक्विजिशंस किए और बाद में उन एसेट्स को लोअर कॉस्ट पे बेचना पड़ा। मतलब ये दिखाता है कैपिटल डिस्ट्रक्शन। ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है जो शॉर्ट टर्म पे तो आपको बेनिफिट दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकती अगर इंटीग्रेशन फेल हो जाता है तो। दूसरा आता है डेट एंड ऑब्लिगेशन प्रेशर। कुछ फाउंडर्स ने अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए काफी बड़े लोन ले लिए, लेकिन कैश फ्लोज तो आना नहीं है। लेंडर्स एंड ऑब्लिगेशन का प्रेशर कंपनी को इंसॉल्वेंसी तक ले जाता है। बायजूस का यूएस लोन इस कॉन्टेस्ट में एक वार्निंग सिग्नल था। तीसरा है यूनिट इकोनॉमिक्स को इग्नोर करना। मार्केट शेयर कैप्चर करने के चक्कर में लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मिसमैच हो जाता है, जिस वजह से कंपनी सस्टेनेबल नहीं रहती हैं। पैंडेमिक टाइम चीप ग्रोथ ने इस चीज को छुपा लिया था, लेकिन करेक्शन के टाइम इसका इफेक्ट सामने नजर आया। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी गैप्स। हाई वैल्यू प्राइवेट कंपनीज में फाइनेंशियल कंट्रोल्स और गवर्नेंस वीकनेस उस कंपनी की वैल्यू को फ्यूचर में खत्म कर देते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी पर स्क्रूटनी बढ़ जाती है। इसी वजह से आईपीओ भी डिसिप्लिन की तरफ इशारा करते हैं। बायजूस और कुछ केसेस हम लोगों को ये सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लेकिन 2025 ने एक चीज तो सिखा दी, फाउंडर्स मस्ट बैलेंस ग्रोथ विद ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब अगर आप हाई ग्रोथ के साथ भाग रहे हैं तो आपको मार्केट में पोजीशन और ब्रांड नेम तो जरूर मिल जाता है, लेकिन सस्टेनेबल कंपनीज वही होती हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ गवर्नेंस का बैलेंस रखती हैं। 2025 का अगर ट्रेंड देखा जाए तो 2030 तक कुछ चीजें होने की काफी ज्यादा संभावना है, जिसमें से पहला है सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन, यानी एग्रीटेक, हेल्थ टेक, क्लाइमेट टेक, डीप टेक मतलब एआई, इन सब में कई सारे नए यूनिकॉर्न्स आएंगे और अब इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा कॉशियस और सिलेक्टिव होंगे। दूसरा होगा ग्लोबल एग्जिस्टेंस एंड क्रॉस बॉर्डर एक्सपेंशन। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड इंटरप्राइज स्टार्टअप्स इंडिया और ग्लोबल कस्टमर्स को लेकर हाई वैल्यूएशन और स्टेबल रेवेन्यूज दिखाएंगे, और इन्हीं सबके साथ साथ पब्लिक मार्केट एज अ डिसिप्लिन मार्केट वर्क करेगी। गवर्नेंस का प्रेशर बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन को ग्रोथ मिलेगी। तो ये थी यूनिकॉर्न 2025 की असली कहानी, एक ऐसी जर्नी जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुई, वैल्यूएशन से गुजरी, करेक्शन को फेस किया और अब आईपीओ फेज में गुजर रही है। यूनिकॉर्न बनना काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब वो कंपनीज रियल वैल्यू क्रिएट करती हैं। रियल वैल्यूज वो होती हैं जो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्रिएट करती हैं। साथ ही साथ फाउंडर्स को यह भी सोचना होगा कि वो अपने कैपिटल का सही यूटिलाइजेशन कैसे करें। मतलब प्रॉफिट की अंधी दौड़ में दौड़ने से और एक्सपेंशन करने से कई बार स्टार्टअप्स को नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। अगर स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे तभी तो हम लोग का देश भी ग्रो करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।